आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट जो है जो आईटीआई स्टूडेंट को पढ़ना होता है, खासकर जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो उनके लिए ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब से पैटर्न ऑब्जेक्टिव हुआ है तो मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट चैप्टर से ही आ रहे हैं। तो इस फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझेंगे, उसके प्रकारों को समझेंगे, कैसे ड्राइंग शीट को समझेंगे कि ड्राइंग जो बनाई जाती है ड्राइंग शीट पर बनाई जाती है, उसके साइजेस क्या होते हैं, वो साइजेस पूछे जाते हैं। जो हम ड्राइंग में कुछ रूढ़ी चिन्ह इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ड्राइंग शीट की जो क्वालिटीज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में जो है बहुत ही ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं फर्स्ट यूनिट का, उसको जो है पूरा कंसीडर किया जा रहा है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्या समझते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी ड्राइंग को डायमेंशंस के साथ में पेपर पर बनाते हैं। तो वो जो ड्राइंग है उससे हमको पता चलता है कि वो किसी पर्टिकुलर टूल्स की ड्राइंग है या किसी इक्विपमेंट की ड्राइंग है या जो कोई ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं ट्रेड में उससे रिलेटेड ड्राइंग है। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये तकनीकी आरेखन मतलब टेक्निकल ड्राइंग का एक टाइप है, प्रकार है, जिसमें क्या किया जाता है, अभियांत्रिकी वस्तुओं मतलब इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, काल्पनिक रूप को, क्योंकि हम जो रियल चीज़ है उसको पेपर पर बना रहे हैं, तो वो जो पेपर पर बन रही है ड्राइंग वो उसका काल्पनिक रूप कहलाएगा। उसको हम विथ डायमेंशंस हम बनाएंगे। सपोज आपको अगर बोल दिया जाए एक ड्राइंग बोर्ड को बताइए, तो ड्राइंग बोर्ड को बताने के लिए मुझे ड्राइंग बोर्ड का एक स्केच बनाना पड़ेगा, प्लस मुझे उसके लेंथ और विड्थ को भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं उसकी लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई नहीं बताऊंगी तो कैसे समझ में आएगा कि ड्राइंग बोर्ड किस साइज़ में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी हम टेक्निकल फील्ड में जो ड्राइंग बनाते हैं इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट की, उसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस, हाइट, इन सब को भी हमको उस ड्राइंग में बताना होता है। और ये सारे जो डायमेंशंस होते हैं, ये सारी जो बीमाएँ होती हैं, वो पूरा mm में लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं कि ये तकनीकी आरेखन का एक ऐसा टाइप है, ऐसा प्रकार है जिसमें हम अभियांत्रिकी वस्तुओं को पेपर पर बनाते हैं, विथ डायमेंशंस बनाते हैं। फिर इसके बाद में हम किस तरीके से अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो 4 तरह के टाइप हैं इसमें। मौखिक रूप से मतलब जो काम करने वाला है कारीगर, और जो ड्राफ्ट्समैन है वो जैसा चाह रहा है कोई जॉब बनवाना, तो अगर कारीगर उसके पास है एकदम फ्रंट में तो वो बोलकर बता सकता है। तो ये हो गया विचार की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से, मतलब बोलकर बताना अपने विचारों को। दूसरा है लिखित रूप से, अगर थोड़ा डिस्टेंस है तो आप एक जो है राइटिंग में उस कारीगर तक अपने विचार भेज सकते हैं बाय पोस्ट। फिर इसके बाद में तीसरा है चिन्ह या संकेत के माध्यम से। आप जो है चिन्ह और संकेत को यूज़ कर सकते हैं अपने विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, अगर डिस्टेंस और ज़्यादा है। और चौथा जो टाइप है वो चित्र के रूप में, मतलब जो हम ड्राइंग जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ड्राइंग में हम लिखते बहुत कम हैं, मोस्टली चीज़ों को ड्रॉ करके समझाते हैं। फिर इसके बाद में अगला है इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने टाइप्स की ड्राइंग होती है एक्चुअल में। तो यहाँ पर जो है एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें मैकेनिकल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को पेपर पर ड्रॉ किया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो मोस्टली इलेक्ट्रिकल ट्रेड में बनाई जाती है, सर्किट डायग्राम है या लेआउट है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की जो ड्राइंग है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आएगा। और चौथा है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह लोग इसमें करते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग वगैरह जो है ड्रॉ करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बार ऑब्जेक्टिव में या तो कोई आपको पिक्चर दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस मटेरियल का है, या फिर आपको मटेरियल का नाम दे दिया जाएगा, ऑप्शंस में उसकी पिक्चर्स रहेगी। तो हर बार इससे क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर है प्रकार, मतलब जो मटेरियल का टाइप है। फिर इसके बाद रूढ़ी चिन्ह, इसको इंग्लिश में साइन कन्वेंशंस बोला जाता है। और आगे है यहाँ पर
मटेरियल किस टाइप का मटेरियल है। तो सबसे पहले मेटल्स, धातु, अगर कोई धातु है और खासकर जो है फेरस या नॉन फेरस दोनों आ जाएगा, मतलब लोह धातु हैं और अलोह धातु हैं दोनों आ जाएंगे। तो उसमें आपको जो है एक रेक्टेंगल, एक आयत टाइप का बनाना है, और ये जो लाइंस हैं वो उस मतलब पतली लाइंस रहेंगी, उसकी जो थिकनेस है वो 2 mm से ज़्यादा नहीं रहेगी, और इनके डिस्टेंस भी, बीच का जो स्पेस है वो भी इक्वल रहना चाहिए और कम रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर रूढ़ि चिन्ह बना हुआ है तो वो जनरली किस तरह के मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, स्टील है, कास्ट आयरन है, मतलब लोहा या लोहे से बनी हुई अन्य धातुएं, उसकी मिश्र धातुएं, सब इसमें आ जाएगा। इसके अलावा अलोह धातुएं जैसे हम पढ़ते हैं, कॉपर है, ठीक है, जिसको तांबा बोला जाता है, या एल्यूमिनियम है, या इनकी भी मिश्र धातुएं हैं जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया। तो इन सभी टाइप के पदार्थ के लिए आप यही रूढ़ि चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट मेटल्स के नाम से जो है ये डायग्राम आ जाए। हो सकता है कि आपको एलॉय पूछ लिया जाए, लोह धातुओं की मिश्र धातु, एलॉय मतलब मिश्र धातु, या फिर एल्यूमिनियम के लिए पूछ लिया जाए कि क्या रूढ़ि चिन्ह होगा। तो आपको ये डायग्राम के थ्रू उसको शो करना है। अगला है जो वाइट मेटल्स हैं, मतलब जो अलोह धातुएं तो हैं लेकिन जिनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक थोड़ा सा लोह धातुओं से या कॉपर या एल्यूमिनियम से कम होता है, ठीक है, 300-400 के अप्रॉक्स डिग्री सेल्सियस में। तो उसमें कौन कौन से मटेरियल आ जाएंगे, पदार्थ आ जाएंगे, जिंक हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, वाइट मेटल्स हो गए। तो ये सारे जो मटेरियल हैं इनके लिए रूढ़ि चिन्ह होगा, वही रेक्टेंगल टाइप का बना है, लेकिन 2 लाइन्स हैं, फिर बीच में स्पेस ज़्यादा है, लगभग 4 mm का डिस्टेंस है, फिर 2 लाइन है, लगभग उनके बीच का डिस्टेंस 2 mm है, फिर 4 mm का गैप, फिर 2 लाइन है। ये मैंने फ्री हैंड बनाया है इसलिए एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हाथ से बनाने में इतना सही नहीं बन पाया। अगला है कांच। कांच को अगर आपको दिखाना है, ये आ चुका है, तो कांच को अगर आपको दिखाना है तो सिंपल एक रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है, और इस तरीके से ये जो है बीच में आप देख पा रहे हैं लाइन्स हैं। तो ये जो है कांच का पैटर्न है, कांच के लिए रूढ़ि चिन्ह है। आगे और देखते हैं, पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब जो पैक करने वाले मटेरियल्स हैं, ठीक है, जनरली जो इंसुलेटर जिसको हम कुचालक बोलते हैं, या फिर जो हार्ड मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे रॉक्स हैं, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक मटेरियल्स हैं वो सब भी इसमें आ जाएंगे। तो ये वाला जो आप पैटर्न देख रहे हो, तो यहाँ पर पोर्सिलेन, स्टोनवेयर, मार्बल्स, ठीक है, जिनके जनरली टाइल्स वगैरह बनते हैं, उस टाइप का जो मटेरियल है उसके लिए ये जो लाइन्स है एकदम स्ट्रेट लाइन रहेंगी। मतलब यहाँ पर इस पैटर्न को अपन देखें, साइन कन्वेंशन देखें, तो ये डैश डैश डैश, बीच में जरा जरा सा गैप, और एकदम स्ट्रेट लाइन रहेंगी, ठीक है। तो ये पैकिंग, पोर्सिलेन, स्टोनवेयर, मार्बल जो हार्ड मटेरियल है लेकिन जो मेटल्स नहीं है। फिर इसके बाद में अगर हमको हीट इंसुलेटिंग या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग टाइप का मटेरियल देखना है, एस्बेस्टॉस हो गया, फायर, फेल्ट, पेपर मतलब ड्राई पेपर, फिर कॉर्क, रबर, लेदर, वैक्स, जो इलेक्ट्रिकल में इंसुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें यहाँ पर लाइंस हैं, थोड़ा सा टिल्टेड लाइंस हैं, तिरछी लाइंस हैं, और फिर इस तरीके से जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो ये जो रूढ़ि चिन्ह है वो जनरली विद्युत और ऊष्मा के जो कुचालक पदार्थ हैं उनके लिए बना हुआ है। अगला है द्रव पदार्थ, उसको रूढ़ि चिन्ह के माध्यम से अगर आपको बताना है तो द्रव में सारे तरह के लिक्विड्स आ जाएंगे, मतलब तेल भी आ जाएगा आपका, पेट्रोल भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा, कैरोसिन भी आ जाएगा, जल भी आ जाएगा, ये सब तरह के लिक्विड्स इस द्रव में आ जाएंगे। और उसके लिए सिंपल जो है डैश 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 करके ये सारी क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है। अगला है ड्राइंग शीट के प्रकार क्या क्या है। तो ड्राइंग शीट 2 तरीके से बनाई जाती है, एक होता है हैंड मेड पेपर और दूसरा होता है मिल मेड पेपर। तो हैंड मेड जो पेपर होता है वो थोड़ा सा पीलापन लिए होता है, तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए उस पर ड्राइंग अच्छी नहीं दिखती। और दूसरा होता है मिल मेड पेपर। जो मिल मेड पेपर होता है वो मिल से तैयार किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी, क्योंकि वो मशीन से तैयार हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी हैंडमेड की तुलना में थोड़ी सी बेटर होती है। तो जनरली जो ड्राइंग है, मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, किसी से भी बन सकता है, किसी भी कोई सा भी मतलब उस ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी कंसेप्ट लगाया जा सकता है। तो अगर इन दोनों में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा पेपर बेस्ट है, तो मिल मेड पेपर ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये इसकी तुलना में ज़्यादा जो है वाइट भी होता है और क्वालिटी वाइज भी ठीक होता है। फिर ये आदर्श ड्राइंग शीट की विशेषताएँ, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसका हर एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो है कि शीट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो शीट की क्वालिटी अच्छी क्यों होनी चाहिए? सपोज शीट की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ करेंगे पेंसिल स्मूथली नहीं चलेगी, ठीक है। तो आप जो भी वहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं लाइंस थोड़ी कहीं मोटी हो जाएगी, कहीं पतली हो जाएगी, या जो है कहीं पर पेंसिल फैल जाएगी, खुरदुरी हुई शीट। तो क्वालिटी वाइज शीट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि शीट वाइट ही होनी चाहिए, आप कलर्ड शीट यूज़ नहीं कर सकते, ये भी आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर कलरफुल ड्राइंग शीट यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि कलरफुल ड्राइंग शीट में आप पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो उतना हाईलाइट नहीं होगा। तो बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए और लाइट के लिए आपको वाइट कलर की शीट ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि रंगीन ड्राइंग शीट क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने वैसे ही लिखा है क्योंकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में आया था कि रंगीन ड्राइंग शीट रेखाओं के उभार में बाधक है, मतलब आप जो ड्रॉ कर रहे हैं वो उतना हाईलाइट होकर दिख नहीं पाएगा। थर्ड पॉइंट है कि शीट एकदम चिकनी होनी चाहिए। मैंने अभी बताया कि पेंसिल से आप ड्रॉ करोगे तो पेंसिल एकदम स्मूथली चलना चाहिए, कहीं पर भी अगर पेंसिल रुक रही है तो सीधी लाइन भी नहीं खिंचाएगी और जो लाइन की जो मोटाई है वो भी एक जैसी नहीं रहेगी। अगला है शीट सिलवटें मुक्त होनी चाहिए। आप जब ड्रॉ करते हो कोई भी चीज़ तो शीट को आप फोल्ड करके रखते हो, आप फोल्ड करके इसलिए रखते हो कि उसमें जो है सल ना आए, तो ये सिलवटें मुक्त होनी चाहिए, यहाँ पर सल नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा, ड्राइंग खराब दिखेगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें ये भी पूछा जा चुका है कि जो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई है उसमें क्या अनुपात होता है, क्या रेशियो होता है। एक्स यहाँ पर ड्राइंग शीट की चौड़ाई बता रहा है और वाई से हम इसको लंबाई को बता रहे हैं। ये आप ड्राइंग शीट देख पा रहे हो, ये जो है एक्स इसकी चौड़ाई है और वाई ये लंबाई है। तो ये भी एक्स है और ये डिस्टेंस क्योंकि एक स्क्वायर टाइप का यहाँ पर बन रहा है तो ये भी एक्स है और ये एक हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो आप भी देख रहे हो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। हमको जो है आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो इससे क्या होगा, y और x में रिलेशन आएगा। तो जो y और x में रिलेशन आएगा, भाई पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है ना, कर्ण का वर्ग मतलब y का स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और y बराबर ये जो 2 है उस साइड जाएगा, स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2 अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, x स्क्वायर जरूर निकल सकता है तो ये हो जाएगा √2x। यही रिलेशन मैंने लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका अनुपात देखें, y को अगर नीचे ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या हो, और √2 को उधर तो 1/√2 इज इक्वल टू x/y। तो ये x क्या है, चौड़ाई है या विड्थ है ड्राइंग शीट की, और y क्या है, लंबाई है। तो बुक में भी गलत दिया हुआ है तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा कि चौड़ाई और लंबाई में अनुपात क्या होता है, 1:√2। बुक में या क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। तो भाई लंबाई जो है चौड़ाई की √2 गुनी है, लंबाई ज़्यादा होगी ना चौड़ाई से, तो इसीलिए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1 से कम आएगा, इसीलिए वो 1:√2 आएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको प्रूव कर दिया मैंने, तो आप देख पा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर लंबाई और चौड़ाई का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो y का मान क्या है, √2 × x। ठीक है, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो है जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी जो है उसको रूढ़ि चिन्ह में दर्शाने के लिए कुछ इस तरह का पैटर्न यूज़ किया जाता है। ये पैटर्न कैसे बनाया जाता है, आप पहले एक रेक्टेंगल बनाइए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, बीच वाले सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, यहाँ पर सिंपल कर्व लाइन बनाइए, यहाँ पर इस टाइप का पैटर्न रहेगा, और यहाँ पर जो है ये कर्वेचर वाली लाइन से पूरा। तो इस तरीके से अगर ये बन पा रहा है, मतलब मकड़ी के जाले जैसा दिख रहा है एक्चुअल में ये एक रेक्टेंगल के अंदर, तो वो लकड़ी को दिखाने के लिए रूढ़ि चिन्ह है, लकड़ी या प्लाईवुड। अगला है कंक्रीट। कंक्रीट को अगर आपको दिखाना है तो आप क्या, मतलब कंक्रीट को दिखाने के लिए यहाँ पर बीच में कुछ बड़े बड़े से डॉट्स रहेंगे और उस पूरे सेक्शन को भरने के लिए स्मॉल डॉट्स रहेंगे। तो ये कंक्रीट के लिए रूढ़ि चिन्ह है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जो ड्राइंग शीट यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर बहुत बड़ी ड्राइंग बनानी है तो कौन सा
आपको किस साइज़ का ड्राइंग शीट, मतलब ये डेजिग्नेशन है, तो आप डेजिग्नेशन के थ्रू बता सकते हैं कि आपको बड़ी ड्राइंग शीट बनाना है, मतलब A0 को यूज़ करना है। आपको अगर छोटी ड्राइंग बनाना है तो A5 को यूज़ करना है। तो A0 क्या है, A5 क्या है, मतलब A0 में लेंथ और विड्थ क्या रहेगा, A5 में क्या रहेगा, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है। और जनरली ये ट्रिम्ड साइज है, अनट्रिम्ड है। ये हो गया डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब हम जो है A0 एक साइज है, तो हम पूरा साइज ना बोल करके उसको हम एक सिंबल से दिखा रहे हैं, वो उसका डेजिग्नेशन हो गया। अब इसमें ये समझ लीजिए ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज क्या है। ट्रिम्ड मतलब मिल से जो ड्राइंग शीट निकल रही है, आप लोगों ने भी जब नया रजिस्टर लेते हो तो देखते होगे कई बार उसके पेजेस जो हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, तो वहाँ पर जो मिल से जो ड्राइंग शीट निकल रही है वो एकदम एक्यूरेट साइज़ में नहीं होती, तो वो जो साइज़ कहलाता है वो कहलाता है अनट्रिम्ड साइज़। और जब उसको एकदम एक्यूरेट साइज़ में लाया जाता है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन बना करके लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी, तो वो कहलाता है ट्रिम्ड साइज़। तो यहाँ पर ट्रिम्ड साइज़ है, मतलब काट छाट करके एकदम स्ट्रेट लाइन बना करके, और ये है अनट्रिम्ड साइज़। तो जनरली जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ट्रिम्ड साइज़ पूछा जाता है। ये दोनों साइजेस mm में है, मिलीमीटर में। ठीक है, तो अगर A0 की बात करेंगे तो वहाँ पर उस शीट की जो चौड़ाई है वो 841 mm होगा और लंबाई होगी 1189 mm। यही शीट जब अनट्रिम्ड मतलब बिना काट छाट की है, ये जो 841 है कितना होगा 880, और 1189 1230 होगा। ठीक है, तो वो कटिंग कर दी जाती है उसको एग्जैक्ट शेप में लाने के लिए। ये हो गया A0 साइज़। आपको साइज़ ये वाला याद करना है, ये वाला ना के बराबर, अभी तक तो नहीं आया। फिर इसके बाद में A1। जब आपने एक साइज़ याद कर लिया, अब आपको बाकी के साइज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसको निकालने का एक तरीका है, ये जो 1189 है ना, इसमें 2 से भाग दे दो जब आप, और दशमलव वाली संख्या छोड़ देना। तो कितनी बार जाएगा, पहली बार में 5 बार, ये बचा 1, फिर 18 है तो 2 बार चला गया, फिर बचा 9, ये चला गया 4 बार, कितना आ गया 594। तो 1189 का आधा कर दिया, तो A1 के लिए ये क्या हो गई चौड़ाई, और अगले A1 के लिए लंबाई क्या होगी, जो पहले वाले की चौड़ाई है वो एज इट इज़ अगले वाले की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में अगले वाला A2 के लिए क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई है उसको हाफ कर दो, तो 841 का हाफ हो जाएगा, जो दशमलव वाली संख्या है उसको छोड़ देना, तो वो हो जाएगा 420, और गुणा करके इसकी जो लंबाई होगी वो पहले वाली की जो चौड़ाई है वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट A3 के लिए लंबाई का हाफ कर दो, 594 का हाफ किया तो हो गया 297, और 420 इसकी जो चौड़ाई है आगे एज इट इज़ इसकी लंबाई में आ जाएगी। फिर 420 का आधा किए तो आ गया 210, और 297 एज इट इज़ लिखा गया। फिर 297 का आधा किए तो 148, और 210 एज इट इज़ आ गया। मतलब हम क्या करते जा रहे हैं, A0 के बाद में जो लंबाई है पहली वाली शीट की उसको हाफ करते जा रहे हैं, और पहले वाली शीट की जो चौड़ाई है उसको एज इट इज़ नेक्स्ट वाले की लंबाई में लिखते जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। जैसे आप लोगों ने A0 साइज़ की शीट ली, फिर इसके बाद में उसकी लंबाई कितनी है 1189, चौड़ाई कितनी है 594। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, लंबाई को आधा किए थे आप, तो ये अगर A0 है इसका आधा कर दिया, तो ये क्या आ गया A1। ठीक है, ये आ गया A1। अब आपने क्या किया, ये कितना हो गया 1189 का आधा हो गया 594, और ये हो गया 841। अब A1 के बाद A2 निकालना है, तो ये जो 841 है इसका आधा कर दो। ठीक है, तो अब ये 2 पार्ट हो गए, तो ये एक पार्ट क्या कहलाएगा A2। ठीक है, तो ये 841 का आधा हो गया, ये 420 594, 420 594 A2 हो गया। फिर क्या कर रहे हैं, 594 का आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये नेक्स्ट वाला जो 2 पोर्शन में एक पोर्शन छोटा सा A3। फिर क्या कर रहे हैं हम, A3 का अगर साइज़ देखें 297, मतलब 594 का हाफ 297, और ये हो गया 420। फिर 420 का आधा कर दो, ये हो गया A4। फिर A4 का हाफ कर दो A5। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम जो हर बार लेंथ को हाफ करते जा रहे हैं वो एक्चुअल में हम
वो शीट से बड़े साइज़ से छोटे साइज़ की तरफ जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं ये इस डायग्राम के थ्रू समझाया होगा। किसी भी चीज़ में अगर समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जा कर के। अगला है जो हमने ड्राइंग शीट अभी देखी, इसको फोल्ड करने का तरीका क्या है, कैसे इसको फोल्ड किया जाता है। क्योंकि आपने ड्राइंग बना दी और बहुत सारी ड्राइंग शीट्स हैं, आप उसको फाइल में भी लगाएंगे, तो हमको एक आपने पढ़ा भी होगा टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी मैं। तो टाइटल ब्लॉक सिर्फ हमको दिखे, बाकी शीट हमारी क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए। क्योंकि शीट खुली रहेगी, गंदी होगी, डस्ट आएगा, तो हम चाहते हैं कि हमारी शीट में पता भी चल जाए उसमें क्या क्या बना हुआ है, उसका टाइटल क्या है, किसने बनाया है, किसने चेक किया है, क्या क्या उसका स्केल है, और आपको पूरी ड्राइंग भी खुला रखने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर जैसे हमने A1 साइज़ की ड्राइंग शीट ली, उसके डायमेंशंस हमको पता हैं। यहाँ पर 841 उसकी लंबाई है और 594 चौड़ाई है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 841 को 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। लास्ट वाला भाग लगभग 1 mm ज़्यादा रहेगा, 211, 210, 210, 210, ये सब mm में है। और इसको 594 को आधा कर लेंगे। A1 साइज़ की जो शीट है उसको हम कैसे फोल्ड करेंगे, ये है हमारे पास शीट। सपोज़ इसकी लेंथ है 841 mm, इसकी जो विड्थ है वो है 594 mm। तो इसको फोल्ड करने का तरीका क्या है, इसको हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया, 210, 210, 210, 211, और यहाँ पर जो 594 है उसको जस्ट हाफ करना है। ठीक है, तो इसको जो फोल्ड करने का तरीका है, ये हम, आपको पता है ड्राइंग शीट में राइट साइड में बॉटम की तरफ में हम टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। तो हमारा टाइटल ब्लॉक यहाँ आएगा, आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये टाइटल ब्लॉक हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये जो शीट है, हम पहले क्या करेंगे, इसको 4 बराबर भागों में बांट लिए, फिर हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। ये वाला साइड ऊपर की तरफ रखना है, फिर फोल्ड किए, फिर ये जो थर्ड पार्ट है वो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। कुछ फोल्ड करने के बाद में हमारा टाइटल ब्लॉक यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, और इस पोर्शन को इस टाइप से फोल्ड कर दिया जाएगा। तो सिलवटें नहीं आनी चाहिए, इसलिए कहा गया था कि सिलवटें नहीं आनी चाहिए, मतलब वहाँ पर जो आपने ड्रॉ किया है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसको इतना फोल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो खोल के रखेंगे तो डस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शीट भी फोल्ड हो गई है, और यहाँ पर आपको टाइटल भी इजीली देख पा रहे हो आप कि ड्राइंग शीट में बना क्या है, किसने बनाया है, क्या क्या उसका स्केल यूज़ किया है, प्रोजेक्शंस क्या है, ठीक है, किसने अप्रूव किया है। तो ये सारी चीज़ें आप इससे देख पा रहे हो। तो ये है जब आप A1 साइज़ की शीट लेते हो तो इसको 4 बराबर भागों में बांट के 4 बार फोल्ड करके इस टाइप से, ये पहला पोर्शन, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और फिर ये बीच में से हाफ, ये A1 साइज़ के लिए। ये यहाँ पर अगर आप इस तरह से रख देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, कि डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो। फिर है A2 साइज़। अब साइज़ क्या हो गया, इसका जस्ट हाफ हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, जो लेंथ है उसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 210, 210 और लास्ट में जितना बच रहा है 174। इसी तरीके से ये 420 है तो इसको 297 तक लेंगे और बाकी रिमेनिंग पोर्शन छोड़ देंगे। तो अब यही जो साइज़ है सपोज़ A2 के लिए है, तो हम इसको 4 की जगह कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, बांट लेते 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। टाइटल ब्लॉक हमारा ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि जिससे हमें पता चले कि हमने उस ड्राइंग में क्या ड्रॉ किया है। ये 3 बराबर भागों में बांट लिए। अब इसके बाद में आप इसको अगर देखेंगे और यहाँ पर 297 नीचे से ऊपर तक आएगा तो कुछ इस टाइप से फोल्ड होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टाइटल ब्लॉक बना हुआ है कि हमने 3 बराबर भागों में बांटा था। पहला भाग 210, 210, 174 फर्स्ट पोर्शन, फिर उससे चिपका करके सेकंड, और ये थर्ड पोर्शन, और इसको इस टाइप से मोड़ देंगे। अगर खुला छोड़ेंगे तो ये पोर्शन कुछ इस टाइप से दिखेगा, डायग्राम में भी बना हुआ है, और यहाँ पर रहेगा हमारा टाइटल ब्लॉक। नेक्स्ट है A3 साइज़ है, तो A3 है, लेंथ और कम हो गई 420 और 297, ये 297 लिखा हुआ है विड्थ इसकी। तो अब क्या करेंगे, हम 420 को 2 ही बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांट दिए, 210, 210 के हिसाब से। यहाँ पर हमारा टाइटल ब्लॉक बना हुआ है, शीट का साइज़ छोटा होता जा रहा है, और
कुछ इस तरह से आप जो है इसको रख देंगे। तो इससे क्या होगा ना, टाइटल ब्लॉक ऊपर रखने से आपको पूरी ड्राइंग खोल करके देखने की ज़रूरत नहीं है वो आपने किस चीज़ की ड्राइंग बनाई है, किस इंडस्ट्री के लिए बनाई है, या किसी कॉलेज स्टूडेंट ने बनाई है, किसने चेक किया है, स्केल क्या है, प्रोजेक्शंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें इजीली दिख जाएंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो है बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ड्राइंग शीट का डेजिग्नेशंस क्या क्या होता है, आदर्श ड्राइंग शीट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या रूढ़ि चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं ड्राइंग बनाते समय और अलग अलग पदार्थों के लिए, ठीक है। और शीट को फोल्ड करने का तरीका मैंने बताया। अगले वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बची हुई है, एक ड्राइंग शीट का अभिविन्यास, मतलब बॉर्डर कहाँ देना है, मार्जिन कहाँ देना है, टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाना है, ठीक है। और जो है आपका टाइटल ब्लॉक में जैसे आपको इंडस्ट्री के लिए बनाना है तो टाइटल ब्लॉक अलग टाइप से बनेगा, किसी कॉलेज स्टूडेंट को बनाना है तो टाइटल ब्लॉक अलग तरीके से बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा ड्राइंग शीट का अभिविन्यास और टाइटल ब्लॉक इससे रिलेटेड रहेगा। और इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो कहीं पर भी समझने में तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।